सुशिबेटा बा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या संक्षेप में जिसे हम ओसीडी कहते हैं, उस बीमारी में देखा जाता है कि बिना जरूरत के मरीज एक ही काम बार बार करता रहता है। जैसे किसी चीज को बार बार चेक करना, बार बार हाथ धोना या किसी निश्चित नियम के अनुसार कोई काम बार बार करना। बिल्कुल निश्चित नियम का मतलब जैसे 3 बार हंसना, फिर 3 बार चेहरा धोना या किसी चीज को 3 बार गिनना। इस तरह के कई तरह के अनावश्यक काम करते हुए देखा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आमतौर पर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्शन। ऑब्सेशन होता है उसकी सोच, यानी वह अनावश्यक विचार जो उसके दिमाग में आता है और यह विचार उसके मन में बहुत ज्यादा चिंता या बेचैनी और असुविधा पैदा करता है, और यह विचार वह चाहकर भी दिमाग से हटा नहीं सकता। और देखा जाता है कि मरीज के अंदर एक तरह की सक्रिय कोशिश रहती है उस विचार को हटाने की। जैसे उसने एक बार हाथ धोया, फिर भी उसे लगा कि हाथ में गंदगी लगी है। मरीज समझ सकता है कि यह एकदम अनावश्यक विचार है, क्योंकि एक बार हाथ धोने के बाद हाथ में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। फिर भी वह इस विचार से छुटकारा नहीं पा सकता, या उसे लगता है कि दरवाजा शायद ठीक से बंद नहीं हुआ, या अगर वह दरवाजा फिर से चेक नहीं करेगा तो शायद कोई अनहोनी हो सकती है। वह फिर से चेक करने जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि चेक करने के बाद भी वह विचार उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह विचार बार बार उसके दिमाग में आता रहता है और वह इससे बाहर नहीं निकल पाता। इस विचार के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा चिंता, बेचैनी और अस्थिरता पैदा होती है, और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वह कंपल्सिव एक्ट्स बार बार करता है। जैसे उसे लगता है कि शायद हाथ ठीक से साफ नहीं हुआ या हाथ में गंदगी लगी है। इसी शक से वह फिर से हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद भी क्योंकि विचार पीछा नहीं छोड़ता, फिर से वही विचार आता है। फिर से हाथ धोता है। यानी मरीज एक चक्र में फंस जाता है और लगातार हाथ धोता ही रहता है। या वह एक बार की जगह 2 बार, 3 बार, 10 बार कोई चीज चेक करता है। या देखा जाता है कि किसी निश्चित नियम के अनुसार उसके मन में यह ऑब्सेशन आ सकता है कि अगर मैं 3 बार की तरह नहीं करूं या निश्चित गिनती में कोई काम नहीं करूं तो शायद कोई अनहोनी हो सकती है या कुछ भयानक हो सकता है। इसीलिए देखा जाता है कि वह 3 बार चेहरा धोता है। यानी तब फिर कई बार उसे लगता है कि शायद यह ठीक नहीं हुआ। 3 बार की जगह 100, 6, 7, 8, देन देन 1, 8, टाइट 1, टाइट इस तरह से उसका ये सिलसिला चलता ही रहता है। यानी ऑब्सेसिव या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में उसकी सामान्य जीवन शैली, सामान्य जीवन की लय, उसमें गंभीर रूप से बाधा आती है। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि वह किसी भी तरह का विचार नहीं करना चाहता, या उसके मन में बहुत बुरी तरह की कोई छवि या इमेज आ सकती है। वह इमेज ऐसी हो सकती है जो वह बिल्कुल नहीं चाहता, जैसे परिवार के किसी बहुत करीबी व्यक्ति के बारे में। कोई खतरा हो रहा है, कोई मर रहा है। इस तरह के विचार कई बार आ सकते हैं। फिर कई मामलों में ऐसा भी होता है कि वह खुद किसी को नुकसान पहुंचा दे। जैसे उसने कोई फिल्म देखी और उसे लगने लगा कि वह चाकू से किसी को चोट पहुंचा सकता है। ये विचार उसे आते हैं, लेकिन वह जानता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और ये विचार बिल्कुल ही अनावश्यक हैं। फिर भी वह इन विचारों से खुद को अलग नहीं कर पाता। कई मामलों में मरीजों में यह भी देखा जाता है कि उनके मन में कुछ धार्मिक या कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। जैसे कि वह भगवान या अल्लाह, सृष्टिकर्ता के बारे में किसी तरह का उसके मन में बुरे विचार आते हैं, जो उसके सामान्य विश्वास के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और यही बीमारी का कारण है। यानी इन गलत विचारों का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये विचार बार बार आते हैं और बहुत ही तीव्र होते हैं। इसका मतलब है कि ये तनाव या चिंता पैदा करते हैं, जिससे वह बहुत बेचैनी महसूस करता है। इसी वजह से वह बार बार माफी मांगता है या बार बार नमाज पढ़ता है, ताकि इन बुरे विचारों से छुटकारा पा सके। या फिर जब वह नमाज पढ़ने जाता है तो उसे लगता है कि शायद उसने ठीक से वुजू अजू नहीं किया, तो वह फिर से वुजू करता है। या वुजू के दौरान उसका ध्यान भटकता है, यानी एक संदेह काम करता है, जिससे वह फिर सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, फिर नमाज पढ़ने बैठता है और वही विचार उसके मन में लौट आते हैं। अब यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या यह बीमारी आखिर क्यों होती है? सबसे पहले तो इसका कारण अन्य मानसिक बीमारियों की तरह ही एक तरह का मल्टीफैक्टोरियल होता है। यानी इस बीमारी में हमारे जो जैविक कारण या बायोलॉजिकल कारण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण, ये सब मिलकर यह बीमारी होती है। हालांकि कहा जाता है कि इस मामले में बायोलॉजिकल कारण या रोगी के मन के अंदरूनी कारण ही मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इसमें कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, कुछ हद तक जेनेटिक एसोसिएशन भी होता है। हालांकि अगर इन सबको कोई निश्चित रूप से साबित किया जाए, नहीं, कई मामलों में कहा जाता है कि दिमाग के कुछ फंक्शनों में वास्तव में बदलाव आता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों में, खासकर सेरोटोनिन नामक एक विशेष केमिकल में, असंतुलन इस बीमारी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। अब यह बीमारी असल में कब होती है या किन्हें होती है,
ये बात याद रखना अच्छा है कि यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी किसी भी इंसान को या किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह किशोरावस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। यही वह उम्र है जब यह बीमारी मुख्य रूप से सामने आती है। और यह बीमारी पुरुष या महिला किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी यह बीमारी हो सकती है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि जब मरीज को यह समस्या होती है, तब वह इसका कारण ढूंढता है। शायद यह उसकी किसी गलती की वजह से हुआ है या नहीं। यह याद रखना जरूरी है कि यह ओसीडी या जुनूनी बाध्यकारी विकार का कोई खास अतीत का व्यवहार या पारिवारिक जटिलता इसका कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण जैविक बायोलॉजिकल है। हमारे ओसीडी या ऑब्सेशन के इलाज की प्रक्रिया में यह याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जब मरीज हमारे पास आता है, तो हम उसे इस बीमारी के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी देते हैं। केवल मरीज को ही नहीं, बल्कि इसमें परिवार की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। यानी परिवार को मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद वह जानबूझकर बार बार कोई काम कर रहा है और चाहे तो वह अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। इसी वजह से परिवार के लोग कई बार उसके प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। जैसे वह घंटों बाथरूम को रोक कर रखता है, उसकी बाकी चीजें बहुत देर से होती हैं और कई बार वह दूसरों को भी अपने बाध्यकारी कार्य करने के लिए मजबूर करता है। यानी कई बार हमारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनमें सफाई को लेकर इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वह अपने कमरे में किसी को भी घुसने नहीं देते। उन्हें लगता है कि बाहर से कोई आएगा तो शायद गंदगी लग जाएगी और वह गंदगी उनके लिए कई तरह की मुसीबतें ला सकती है। और वह खुद भी समझ सकते हैं कि यह सोच शायद काफी हद तक बेवजह है, लेकिन फिर भी वह इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए वह दूसरों के लिए भी बहुत सख्त पाबंदियां लगा देते हैं कि किसी भी हालत में उनके पास कोई नहीं आ सकता। तो चूंकि यह सोच उनके अपने नियंत्रण में नहीं है कि चाहें तो इसे रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ व्यवहारिक तकनीकें, बिहेवियरल टेक्निक्स हैं और दवाइयां भी हैं। इन्हीं दोनों के जरिए हम आमतौर पर इलाज करते हैं। यानी ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मुख्य इलाज है दवाइयाँ, यानी एंटी ऑब्सेशनल ड्रग्स और साथ में कुछ बिहेवियर थेरेपी। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में अगर मरीज सही तरीके से दवा लेता है और मनोचिकित्सक जो सलाह देते हैं उसे अगर वह ठीक से पालन करता है, तो कई बार उसके गंभीर लक्षणों की वजह से जो जीवन में बाधा आ रही है उसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और उसके मन में जो तरह तरह की चिंता पैदा हो रही है वह भी काफी हद तक कम हो जाती है। यानी दवा शुरुआत में बीमारी को काफी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। साथ ही कुछ व्यवहारिक थेरेपी भी होती है, जिसमें मुख्य रूप से हम यहाँ एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे मरीज जिस चीज को गंदा महसूस करते हैं, उसके पास जाना या उसके संपर्क में आना नहीं चाहते, उससे बचते हैं। ऐसे मामलों में हम मरीज को बार बार उसी चीज के संपर्क में आने के लिए कहते हैं जिससे वह डरता है या जिससे उसे घबराहट होती है। ये बात विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की देखरेख में ही की जानी चाहिए। ये जानना जरूरी है कि एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी को कैसे अपनाना है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति में मरीज अक्सर इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाता। यानी जब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, जीवन ठीक ठाक था, लेकिन इस बीमारी के शुरू होते ही जीवन की लय में एक बड़ा व्यवधान आ जाता है और कई बार जो उसकी दैनिक गतिविधियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात याद रखना जरूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है, यानी यह एक दीर्घकालिक रोग है। सबसे पहले जो जितनी जल्दी इस बीमारी को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए लगातार संघर्ष की जो स्थिति होती है, उसमें यह स्वीकार्यता काफी मददगार साबित होती है। यानी अगर हम इस इलाज की शुरुआत की बात करें, तो मरीज को सबसे पहले इसे स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी बिहेवियर थेरेपी और अन्य उपचार अपनाने होंगे। यदि आप नियमित रूप से वह दवा लेते हैं, तो कई मामलों में आप गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकेंगे और अपने सामान्य जीवन में वापस आ सकेंगे। और एक सीरियसता यह याद रखने योग्य अच्छी बात है कि कई मामलों में ओसीडी ऐसी होती है कि असीम टीमों को अक्सर ऐसा लगता है कि वे पागल हो गए हैं। मैं शायद पूरी तरह असंतुलित हो गया हूं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये लक्षण चिंता के कारण नहीं है, लेकिन इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर वह इनसे उबर भी गया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर लगातार ऐसा होता रहे तो यह एक तरह की बड़ी मानसिक बीमारी का रूप ले सकता है, यह बहुत जटिल हो जाता है। हालांकि यह मानसिक बीमारी का रूप नहीं लेता, लेकिन ऑब्सेसिव डिसऑर्डर बहुत कष्टदायक होता है। यानी इसके लक्षण मरीज को बेहद तकलीफ देते हैं। दूसरी ओर
यह एक हल्की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए कार्य क्षमता तो बनी रहती है, लेकिन उसके बाद जीवन की सामान्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। यानी ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में मरीज अपने पेशेवर जीवन में सफलता पा सकता है। मैं पारस्परिक संबंधों में सफलता, वैवाहिक जीवन, ये चीजें भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। सफल व्यक्ति वास्तव में इन्हें बनाए रख सकता है और निभा सकता है। और अगर यह पूछा जाए कि इसका कोर्स कैसा होता है, तो हम कहते हैं कि यह थोड़ा फ्लक्टुएटिंग होता है। यानी कभी-कभी लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं, यानी लक्षण काफ़ी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक स्थिति थोड़ी बेहतर रहे, फिर कभी-कभी लक्षण फिर से बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि नियमित इलाज से मरीज़ को काफ़ी हद तक स्वस्थ किया जा सकता है।